जो हमारे 90% स्टार्टअप है, क्या वो पैसों की वजह से फेल हो रहे हैं? फाउंडर सबसे ज्यादा किस चीज पर फोकस करते हैं जो उनको रिस्क में डाल देता है? अब प्रोटेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है लीगल कंप्लायंसेस। तो कॉन्ट्रैक्ट्स को इग्नोर करना कितना डेंजरस हो सकता है? देखो, कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है आप एक दूसरे के साथ टर्म्स को सेटल कर रहे हैं। तो क्या मार्केट फेलियर से ज्यादा इंटरनल लीगल इशू डेंजरस होते हैं? बाद में क्या है, अगेन देखो आपका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। अगर लीगल स्ट्रक्चर सही नहीं है, टैक्स स्ट्रक्चर सही नहीं है, कंप्लायंसेस सही से हैंडल नहीं हो रहे हैं, तो बड़े से बड़ा बिजनेस भी एक दिन जरूर बंद हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट्स को इग्नोर करना कितना डेंजरस हो सकता है? बहुत डेंजरस है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है आप एक दूसरे के साथ टर्म्स को सेटल कर रहे हैं, आप एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाइंड कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स का एक और मीनिंग है कि आप फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट्स होता है तो उसमें पहले ही लिखा होगा कि इस डिस्प्यूट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। वो आप मीडिएशंस में भी कर सकते हैं, वो आप आर्बिट्रेशन में भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है, खासकर इंडिया में, कि आप बिना कोर्ट जाए भी अपने बड़े बड़े लीगल मैटर्स को सॉल्व कर सकते हैं मीडिएशन में, आर्बिट्रेशन में, जहां पे लीगल एक्सपर्ट जैसे हम लोग हैं, हम लोग बहुत सारे लोगों की इसी तरह से हेल्प कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट, जहां पे आपका टाइम लगेगा, पैसा लगेगा और आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी, आप बिजनेस से डाइवर्ट भी हो जाओगे। इससे बेहतर है आप मीडिएशंस में, काउंसिलेशंस में या फिर आर्बिट्रेशन में अपनी चीजों को सॉल्व कर लें विद इन द टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और वहां पे जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बना रखा होगा उसमें ये चीज जरूर होनी चाहिए कि आप कोर्ट जाने से पहले मीडिएशन में जाएंगे, और मीडिएशन कहां पे होगी, किस आदमी के द्वारा होगी, ये चीजें भी आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं। और कौन से बेसिक एग्रीमेंट हर बिजनेस के पास होने चाहिए? देखो, इसमें कम से कम 3-4 एग्रीमेंट्स ऐसे हैं, या कॉन्ट्रैक्ट्स बोल लीजिएगा, वो आपस में होने बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैंने बोला पार्टनर्स के बीच में, आपके पार्टनर्स के बीच में फर्स्ट डे ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, और इन फ्यूचर कोई ड्यूटी नहीं निभा रहा है या पूरी नहीं कर रहा है तो वहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कैसे हम उसको टैकल करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। उसके बाद आप अपने एम्प्लॉइज के साथ किस तरह का रिलेशन बना रहे हैं, किस तरह की सर्विसेज उनको दे रहे हैं और किस तरह की सर्विसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, ये भी एक एम्प्लॉय एग्रीमेंट बन सकता है। फिर आप क्लाइंट के साथ एक जरूर कॉन्ट्रैक्ट बनाइए कि आपकी सर्विसेज में ये चीजें हम दे रहे हैं और ये चीजें हम नहीं दे रहे हैं। इन केस कल को अगर डिस्प्यूट अराइज होता है, आपका क्लाइंट अगर 2 साल, 4 साल, 5 साल, जितना लंबा भी चल रहा है, बट एक दिन हो सकता है वो डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो जाए, तो वहां पे आपका वो कॉन्ट्रैक्ट भी आपको सेव कर सकता है। इसके साथ इन्वेस्टर्स वाला एग्रीमेंट्स भी आप बना सकते हैं। फ्यूचर में आप चाहते हैं कोई इन्वेस्टर आपके पास आए, या शुरू में आपके पास कोई इन्वेस्टर है, तो आप उसके साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और भी होते हैं। तो सर, आपके हिसाब से जो स्टार्टअप का बिगेस्ट हिडन रिस्क है वो क्या है? सबसे बड़ा हिडन रिस्क, अगेन इसी टॉपिक में बार बार आ रहा हूं, कि आप अगर अपने लीगल स्ट्रक्चर को सही नहीं करेंगे, आप अपने टैक्स के स्ट्रक्चर को सही नहीं करेंगे, आप अपने कंप्लाइंस को सही से डिफाइन नहीं करोगे लीगली कि हमने कोई चीज कहां खर्च करी है, क्यों इन्वेस्ट करी है, उसका रीजन क्या है। अगर आप ये चीजें स्ट्रक्चरली पहले दिन से सही नहीं करोगे, जिस दिन आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, जिस दिन आपका बिजनेस पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, या जिस दिन आप किसी को compete करने लग जाओगे, तो आपका कंपटीटर आपको ट्रबल में डाल सकता है। आपको पब्लिक जिनके खिलाफ कुछ भी उसकी वजह से हो रहा होगा, तो वो आपको ट्रबल में डाल सकते हैं। रिसेंटली आपने एक केस सुना होगा लेंसकार्ट का, जिसमें क्या हुआ कि कंपनी का एक डॉक्यूमेंट हालांकि आउटडेटेड बताया जा रहा है, ठीक है, उसमें एक डॉक्यूमेंट्स में क्लाउज था, कॉन्ट्रैक्ट सिंपली, जिसमें था पर्सनल ग्रूमिंग के नाम से डॉक्यूमेंट था। उसमें क्या कहानी लिखी थी कि कोई भी रिचुअल्स के हिसाब से, जैसे कोई तिलक लगाते हैं हिंदू लोग हम, तो वो तिलक लगा के अपने ऑफिस में, लेंसकार्ट के ऑफिस में नहीं आ सकता है। अब हालांकि लेंसकार्ट ने एक क्लैरिफिकेशन दे दी कि आउटडेटेड था, ये बाय मिस्टेक था, हमने इसको अपडेट कर दिया। और लेंसकार्ट जैसी बड़ी कंपनी जिसके प्रोडक्ट हम सब यूज भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, और पीयूष बंसल ने खूब मेहनत करी होगी उसको चलाने के लिए, बट अल्टीमेटली क्या हो गया, एक आउटडेटेड कॉन्ट्रैक्ट या नोटिफिकेशन जो उन्होंने निकाल रखी थी, या इंटरनल उनका कोई डॉक्यूमेंट था, उसने पूरी कंपनी की रेपुटेशन को धक्का लगा दिया। और ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी न्यूज आई कि बहुत सारे हिंदू समुदाय के लोग वहां पे जाके कोई तिलक लगा रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई हवन कर रहा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होना, और वो भी अपडेटेड होना। ओके। तो क्या मार्केट फेलियर से ज्यादा इंटरनल लीगल इशू डेंजरस होते हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, क्योंकि देखो मार्केट क्या है, मार्केट आपको कभी भी जीरो पे लेके नहीं आएगा। मार्केट में क्या होता है, बिजनेस में रिसेशंस आते हैं, एक बंच आता है, जैसे 2007-8 में आया,
ठीक है। फिर अभी रिसेंट कोविड के टाइम में आया। अब कोविड के टाइम अभी रिसेंट में जो वॉर का सिनेरियो बना है वहां पे थोड़ा सा रिसेशन का टाइम लग रहा है। ऐसे छोटे छोटे रिसेशन आ सकते हैं, वहां पे क्या होता है बिजनेस अप एंड डाउन जा सकते हैं, बट जीरो के चांसेस कम हो जाते हैं। बट वहीं पे अगेन अगर आप ये चीजें फॉलो नहीं करेंगे, जैसे लीगल की हम बार बार बात करें, टैक्स की बात कर रहे हैं या कंप्लाइंसेस की बात करें, वहां आपका बिजनेस जीरो हो सकता है, क्योंकि आप अगेंस्ट द नेशन, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द लॉ चीजें कर रहे हैं, जिस वजह से आपका बिजनेस जीरो हो सकता है। पॉसिबिलिटी है इसकी। अगर कोई फाउंडर अभी स्टार्ट कर रहा है तो उससे पहले क्या 3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए? अगर 3 ही चीजों की हम बात करें कि कोई भी फाउंडर अगर स्टार्ट कर रहा है, सबसे पहले तो अपने शेयर को डिफाइन कर लें और रिटर्न में कर लें। दूसरा, ड्यूटीज डिफाइन कर लें। तीसरा, अपने एम्प्लॉइज और अपने क्लाइंट के साथ हमेशा एग्रीमेंट्स बनाएं जिसमें क्लियर डेफिनेशन हो कि हमारी क्या ड्यूटीज हैं और क्लाइंट्स और एम्प्लॉइज की क्या ड्यूटी है, क्योंकि एम्प्लॉइज बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी ग्रो करने के लिए, क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एम्प्लॉइज को ग्रो करने के लिए। तो दोनों एक दूसरे से बहुत रिलेटिवली भी है, तो इसीलिए ये 3 चीजें आपको बहुत ध्यान देनी चाहिए। ओके, तो बिजनेस को लीगली सेफ रखने के बेसिक फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए? सबसे पहले देखो, आपको रेगुलर या पीरियोडिकल अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करवाते रहना चाहिए ईयरली। जैसे आपने देखा होगा हर साल इनकम टैक्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। इस बारी तो पूरा इनकम टैक्स ही बदल गया है इंडिया में। सिमिलरली यूएस में जो सेशन होता है वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक होता है, जो टैक्स का उनका ईयर है। वहां पे हर साल नए लॉज आते हैं। अब आप बिजनेस कर रहे हैं 2026 में और आप चेक करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट 2030 में जाके, तो 4 साल में जो लॉज में अपडेट्स हुए होंगे वो आपके इंटरनल कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में नहीं हुए होंगे। अगर इन 4 सालों में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड, फ्रॉम द क्लाइंट साइड, फ्रॉम योर पार्टनर साइड, तो वो ऑलरेडी आउटडेटेड माना जाएगा, लॉ में वैलिड नहीं माना जाएगा और आप बड़े बड़े लॉसेस में वहां पे आ सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर किसी ने ऑलरेडी मिस्टेक कर दी है तो वो कहाँ से स्टार्टअप करेगा? देखो, वो स्टार्ट अपने सबसे पहले तो अपने इंटरनल डॉक्यूमेंट्स से ही करे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे लग रहा है कि आउटडेटेड हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि अपने पार्टनर्स के बीच में जो डॉक्यूमेंट आपके बन रखे हैं या नहीं बन रखे हैं, आपने बोला नहीं बन रखे हैं, उस केस में सबसे पहले आप वो डॉक्यूमेंट बनाओ, क्योंकि हो सकता है अभी भी आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग में हो, अभी भी आप एक दूसरे के लिए रिस्पेक्टफुली हो, अभी भी आपके लिए एक दूसरे की मेहनत ज्यादा अप्रिशिएट ही हो, वो इशू ना हो। तो इसलिए वहां पे सभी उसको वैलिड भी मान लेंगे, सभी एग्री भी कर लेंगे। हाँ, जब वो फ्यूचर में इशू आ जाएगा वो चीज आपको सेफ गार्ड कर देगी। दूसरी चीज, एम्प्लॉइज के साथ एम्प्लॉइज को बैठाइए, उनको समझाइए कि देखो हमने इतने टाइम बिजनेस करा बिना डॉक्यूमेंटेशन के, अब हमें डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है। ये दोनों पार्टीज के लिए सेफ गार्ड है। अगर हम कल गलत करते हैं एज ए एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉइज हमारे अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, और अगर आप लोग गलत करते हैं तो एज अ कंपनी या एम्प्लॉयर, कंपनी भी आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। तो यहां से एटलीस्ट शुरू करें। तो क्या लीगल और टैक्स इशू के बाद में फिक्स करना पॉसिबल होता है? हाँ, यही बताया मैंने आपको कि बाद में फिक्स करना, देखो टाइम कंज्यूमिंग है, मनी कंज्यूमिंग है, एफर्ट कंज्यूमिंग है, तो इससे बेहतर है आप अभी शुरू कर लो। बाद में क्या है, अगेन देखो आपका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। आपने लेट्स सपोज 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ का बिजनेस बना दिया, राइट, और सडनली डिस्प्यूट आ गया। अब आप ये सोचेंगे कि मैं बिजनेस को स्केल करूं, बिजनेस को स्टेबल करूं, या मैं लीगली फाइट करूं, या मैं लीगली अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करूं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और वहीं पे अगर आपको उस टाइम पे गलत कंसल्टेशन मिल गई, गलत गाइडेंस मिल गई, या गाइडेंस नहीं मिली, तो उस केस में आप और डिस्टर्ब हो जाओगे। तो आप क्लाइंट को भी खो दोगे, आप कंपनी की रेपुटेशन को भी खो दोगे, प्लस आप डिस्टर्ब भी हो जाएंगे, क्योंकि अब आप लीगल मैटर में आ चुके हैं। तो सर कोई एक सिंपल रूल या एडवाइस जो हर फाउंडर्स को फॉलो करनी चाहिए? देखो, सिंपल एडवाइस ये है कि पहला स्टेप आप ये बांध लो, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, जिसके साथ भी करने की सोच रहे हैं उसके साथ एक डॉक्यूमेंट बना लो। दूसरा एडवाइस, आप अपने एम्प्लॉइज के साथ एक डॉक्यूमेंट बना लो। तीसरी एडवाइस, आप अपने क्लाइंट के साथ एक डॉक्यूमेंट बना लो। अगर आप ये 3 एडवाइस भी फॉलो करेंगे, आप लाइफ में कभी भी ट्रबल में नहीं आओगे। हाँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो है पीरियोडिक चीजें चेक करना। तो वो आप टाइमली चेक करवाते रहिए, कम से कम साल में एक बार, और इसमें हम आपकी पूरी हेल्प भी कर सकते हैं। तो सर अगर किसी को अपना बिजनेस सेफ और स्ट्रक्चर्ड बनाना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? और देखो, सेफ और स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आप, जैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। लेटेस्ट जो गवर्नमेंट की साइड से नॉर्म्स आ रहे हैं उनको आप रीड आउट करते रहिए, और साथ के साथ आप किस तरह की
जो आइडेंटिटी बना रहे हैं, जैसे हमने पहले भी वीडियो में बात करी कि आप प्राइवेट लिमिटेड बना रहे हैं, LLP बना रहे हैं या LLC बना रहे हैं, कुछ भी आप बना रहे हैं, आप यूएस से, इंडिया से, कहीं से भी हैं, तो वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए इंटरनली फिर डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे कि मैं एम्प्लॉयज़ को क्या क्या राइट्स दे रहा हूँ, मैं एज अ क्लाइंट्स के साथ किस तरह की डील कर रहा हूँ, या मैं खुद कौन कौन सी सर्विसेज कमिट कर रहा हूँ, या आफ्टर कंप्लीटिंग माय जॉब वहाँ पे मैं क्या श्योरिटी दे रहा हूँ, क्या मैं सपोर्ट भी दे रहा हूँ, वो वहाँ पे डिफाइंड है नहीं है। उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हर डॉक्यूमेंट में आपके होना चाहिए कि अगर ये चीज़ डिस्प्यूट में जाती है तो उसका सोल्यूशन हम कहाँ पे करेंगे। अगर डिस्प्यूट में कोई चीज़ जाती है तो उसका सोल्यूशन मीडिएशन में, काउंसिलेशन में, आर्बिट्रेशन में होना जरूरी होना चाहिए हर कंपनी के अंदर, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट। तो कोर्ट शुड बी द लास्ट स्टेप इंस्टेड ऑफ द फाइनल स्टेप। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, सबको ऐसा लगता है एक छोटा सा डिस्प्यूट हो गया एम्प्लॉयज के बीच में, एम्प्लॉयर के बीच में, क्लाइंट के साथ, तो हम डायरेक्ट कोर्ट चले जाते हैं, तो वो सबसे गलत अप्रोच है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सर मेरा आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस के मुझे आंसर मिल गए हैं, काफ़ी सारे यूजर्स को आंसर्स मिल चुके हैं, तो मेरा आपकी लास्ट क्वेश्चन है कि स्टार्टअप फेल होने में एक्चुअल में रीज़न क्या है? देखो, स्टार्टअप फेल होने में अगर सिंपल मैं बोलूँ तो इग्नोरेंस बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे हम शुरू में कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो बड़ा एक्साइटमेंट के साथ, बड़ा एक फ्रेंडली और एक मोटिव के साथ शुरू करते हैं कि हम 2 दोस्त मिलके कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, हम 3 दोस्त मिलके कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं। उस टाइम पे ये चीज़ हम भूल जाते हैं कि हम एक बिजनेस बना रहे हैं, हम दोस्ती नहीं बना रहे, हम बिजनेस बना रहे हैं। और जब हम कोई बिजनेस बना रहे हैं तो वहां पे जरूरी है सबकी लिमिटेशंस और सबके राइट्स को लिखना कि एक स्टेज के बाद दोस्ती से ऊपर पैसा भी आ सकता है, दोस्ती से ऊपर क्लाइंट्स भी आ सकते हैं, दोस्ती से ऊपर रोल्स भी आ सकते हैं, और जो आपने पेपर में लिख रखा होगा एट द एंड होना वही है। आपके एफर्ट ज्यादा हैं या कम हैं ये मैटर नहीं करेगा, आपने कंपनी को कितना कंट्रीब्यूट करा ये मैटर नहीं करेगा, आपने रोल ज्यादा डिफाइन करे या निभाए नहीं है वो भी ज्यादा मैटर नहीं करेगा। तो मैटर क्या करेगा? आपके डॉक्यूमेंट्स। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप वो हर एक डॉक्यूमेंट शुरू में ही बना लो जो हम बता रहे हैं, कम से कम 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स आपस में, जो आपको पूरी लाइफ मेंटल पीस देंगे। चलो भगवान न करे किसी फाउंडर को कुछ हो जाए या उनके साथ कोई हादसा हो जाए तो वो डॉक्यूमेंट है जो उनकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता है, उनको राइट्स दिला सकता है। अगर आपने वो डॉक्यूमेंट नहीं बना रखा है और आपने ये लिख ही नहीं रखा है कि मेरा क्या राइट्स हैं, मुझे क्या मिलना चाहिए, हो सकता है कंपनी का एक्चुअल जो स्ट्रक्चर था उसमें कुछ और लिख रखा हो और वहां पे बहुत सारी हमने कहानियां सुनी है कि मेरे पार्टनर ने या किसी और के पार्टनर ने उसका राइट्स रिजर्व कर लिए। फैमिलीज वाले बोलते हैं कि जी मेरे फादर के या मेरे दादा के या मेरी मदर के बिजनेस था, उनको उनका शेयर नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने बिजनेस में तो बहुत मेहनत करी होगी बट लीगल स्ट्रक्चर बनाने में, टैक्स के साथ कंप्लाइंसेस को हैंडल करने में इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली होंगी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप हमसे डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे जाके हमसे कंसल्टेशन ले सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।